हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कहानी की शुरुआत में हमें सांची नाम की लड़की को दिखाया जाता है। वो अभी सरहद पार करके ब्यानसिंग सिटी में एंटर हुई थी। सांची के बड़े भाई की आखिरी इच्छा ये थी कि वो इंपीरियल कॉलेज में जाकर एजुकेशन ले, इसलिए सांची अपने बड़े भाई की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए यहाँ पर आई थी। इस इंपीरियल कॉलेज में रिच और नोबल फैमिली के लड़के ही पढ़ा करते हैं। इस बॉयज़ कॉलेज में सांची के लिए एडमिशन लेना तो बहुत ही ज़्यादा आसान था, क्योंकि वो ग्रेट जनरल की बेटी है। वो खुद राजा से इस बात की परमिशन लेकर आई थी। सांची ये सारी बातें वेन युआन को बता रही थी। वेन युआन सांची के बचपन का दोस्त है। वो भी सांची के साथ सरहद पर ही पला बड़ा था। वेन युआन इस कहानी का सेकेंड मेल लीड है और इस कहानी का विलन भी है। दूसरी तरफ इंपीरियल कॉलेज में सारे टीचर, चीफ सभी लोग बातें कर रहे थे कि अगर इंपीरियल कॉलेज में एक लड़की आकर पढ़ाई करेगी तो फिर लड़का एंड लड़की में फ़र्क ही क्या रह जाएगा। पर तभी ही कहानी का मेल लीड यूनसी, जो कि उस इंपीरियल कॉलेज का डेप्यूटी चीफ था, वो सभी लोगों को कहता है कि सांची एक बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर सांची इंपीरियल कॉलेज में आकर एजुकेशन लेती है तो कैपिटल की बाकी सारी लड़कियां भी उससे प्रेरित होगी एंड वो भी यहाँ पढ़ाई करने के लिए आएगी। ये बातें सुनकर सभी टीचर राजी हो जाते हैं। आगे सेमेस्टर शुरू होता है। सारे लड़के तो शॉक थे कि हमारी इंपीरियल कॉलेज में अब एक लड़की भी पढ़ेगी। सांची का स्वभाव बहुत ही ज्यादा नटखट था, तो यूनसी उसे सबसे बेकार क्लास ई में बिठा देता है। वहाँ पर सभी लोग नल्ले निठल्ले ही थे। वेन युआन, जो कि क्लास ए में पढ़ाई करता था, इस कॉलेज का सबसे होशियार स्टूडेंट, जब उसे पता लगता है कि सांची क्लास ई में गई है तो वो भी क्लास ए को छोड़कर क्लास ई में आ जाता है, क्योंकि वो मन ही मन सांची को पसंद करता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यूनसी जब इंपीरियल कॉलेज में स्टूडेंट था तो सांची का भाई सांग्यू, वो भी उसके साथ ही पढ़ाई करता था। ये दोनों तो पक्के यार थे। जब भी रास्ते से निकलते थे तो लोग उसे जय वीरू कह के ही बुलाते थे। सांग्यू हमेशा यूनसी से अपनी बहन सांची के बारे में बहुत सारी बातें किया करता था। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हम यूनसी को किसी केस की छानबीन करते हुए देखते हैं। यूनसी सिर्फ इंपीरियल कॉलेज का डेप्यूटी चीफ ही नहीं, पर वो किंग का एक खुफिया जासूस भी है। वो जिस जगह पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया था, वहाँ पर उसे एक जहर मिलता है। सांची के स्वभाव के कारण यूनसी हमेशा ही उसे पनिशमेंट देता था। सांची सोचती है कि मैं इस इंपीरियल कॉलेज में करने क्या आई हूँ। वो फिर फ्लैशबैक को याद करती है कि उसका भाई हमेशा ही बुक पढ़ा करता था और अपने एक दोस्त जिसका नाम था वाइट, उसके बारे में बात किया करता था। सांची जल्दी से यूनसी के पास जाती है एंड उसे पूछती है कि डेप्यूटी चीफ, क्या आपको पता है कि यहाँ पर कोई वाइट नाम का इंसान भी पढ़ा करता था? यूनसी सोचता है कि अगर मैंने इसे बता दिया कि मैं ही वाइट हूँ तो ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेगी और मुझे भी अपने किसी फ्रेंड की तरह ट्रीट करने लगेगी। ये सोचकर यूनसी वाइट के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताता। आगे यूनसी चला जाता है फिर से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वहाँ पर वो सोंगलेंग से मिलता है। सोंगलेंग उसके बचपन का दोस्त है और वो भी यूनसी की ही तरह एक डिटेक्टिव है। यूनसी उसे कहता है कि जो मुझे कल जहर मिला वो सीजाव के लोग इस्तेमाल करते हैं और इसी जहर से सांची के भाई सांग्यू को इन लोगों ने मारा था। अभी तक सबको ये लगता है कि सांग्यू की मौत किसी बीमारी की वजह से हुई है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। सांग्यू को सीजाव के लोगों ने जहर देकर मारा था। सीजाव एक ग्रुप का नाम है जो कि सालों से ब्यानसिंग सिटी में भ्रष्टाचार करता आ रहा है। कुछ सालों पहले ही किंग ने इस ग्रुप को देशद्रोह करार साबित किया है। कुछ दिनों के बाद लालटेन फेस्टिवल आता है। इस फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए काफ़ी सारी रिच फैमिली एक जगह पर इकट्ठा हुई थी। इस फेस्टिवल में सीजव के ग्रुप वालों ने प्लान बनाया था कि वो खाने में जहर देकर यूनसी को मार देंगे, पर लकीली सोंगलेंग सीजव के जासूस को देख लेता है तो वो उसके पीछे जाता है। सांची भी वहाँ पर आई थी। वो सोंगलेंग को भागता हुआ देखकर वो भी उसके पीछे जाती है एंड उस जासूस को पकड़ लेती है। फिर तो सांची और सोंगलेंग दोनों ही उस जासूस की क्या मस्त धुलाई करते हैं। वहाँ पर यूनसी आता है जिसके कारण दोनों का ही ध्यान भटकता है और वो जासूस मौका देकर वहाँ से भाग जाता है। आगे हम लांसी नाम की एक लड़की को देखते हैं। सारे लोग लांसी को यूनसी की फियांसे कह के बुलाते थे।
लांजी भी यूनजी के साथ सेम क्लास में ही पढ़ा करती थी। जब लांजी संगजी को देखती है तो वो कहती है कि तुम संगयू की बहन हो। संगजी कहती है कि हाँ। वो अपने भाई के बारे में लांजी से पूछने लगती है तो लांजी उसे कहती है कि तुम मेरे घर पर आ जाना, मैं तुम्हें उसके बारे में सब कुछ बताऊंगी। अगले दिन सांची पहुंच जाती है लांजी के घर पर। लांजी ने तो वहां पर अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाया था। सारे लोग ड्रिंक करते हुए अपनी पुरानी बातों को याद कर रहे थे। संगजी उन सभी से पूछती है कि आप मेरे भाई के बेस्ट फ्रेंड वाइट को जानते हो? तो सारे लोग संगजी को मना करते हैं कि हमें तो नहीं पता है कि ये वाइट आखिर में है कौन। सोंगलेंग जानता था कि वो यूनजी है, पर यूनजी उसे इशारे से मना करता है तो वो कुछ भी नहीं बताता। कोई कहता है कि मुझे तो ये लगा था कि संगयू का बेस्ट फ्रेंड यूनजी है, पर ये अचानक से वाइट कहाँ से आ गया। संगजी को अब यूनजी पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है कि यही वाइट है। जब ये लोग लांजी के घर से वापस जा रहे थे तो संगजी काफी ज्यादा ड्रंक हो गई थी। यूनजी ये देखकर उसे लिफ्ट देने की सोचता है। गैरेज में संगजी उसे पूछती है कि मुझे बता दो कि तुम ही वाइट हो ना, अगर तुमने ये एडमिट नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तो यूनजी सोचता है कि ये तो ड्रंक है, अगली सुबह उठेगी तो उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो वो मान जाता है कि हाँ, संगयू का बेस्ट फ्रेंड वाइट और कोई नहीं पर वही है। ये सुनकर संगजी उसके कान पकड़ लेती है। वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? तुम्हें पता था ना कि मैं कब से वाइट को ढूंढ रही हूँ, पर फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। इसी दिन से संगजी के मन के अंदर यूनजी के लिए फीलिंग्स डेवलप होने लगी थी। दूसरी तरफ यूनजी, उसने संगयू के पास से संगजी के बारे में बहुत सारी बातें सुनी थी, तो तब से ही वो संगजी को पसंद करता है। आगे हम वेन्युआन को देखते हैं। वो अपनी कॉन्क्यूबाइन चियान से कह रहा था कि अगर तुम्हें यूनजी को मारना है तो उसे मार दो, पर संगजी को कुछ भी मत करना। अगर संगजी का एक बाल भी बाका हुआ तो मैं पूरे सीसफ ग्रुप को नहीं छोड़ूंगा। इससे हमें पता लगता है कि सीसफ ग्रुप के साथ वेन्युआन जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, पूरे बियांजिंग सिटी में वेन्युआन की फैमिली सबसे ज्यादा रिच है, क्योंकि वेन्युआन का हाथ स्मगलिंग और करप्शन करने में है। कुछ दिनों के बाद लांजी का बर्थडे आने वाला था, तो वो अपने घर पर सभी लोगों को इनवाइट करती है। इस बर्थडे पार्टी में सारे लोग यही बातें कर रहे थे कि लांजी और यूनजी की जोड़ी तो स्वर्ग से बनी है, आगे चलकर ये दोनों शादी करने वाले हैं। तो ये सुनकर संगजी को अच्छा नहीं लगता, उसका मूड सैड हो जाता है। ये देखकर यूनजी सभी लोगों को बता देता है कि लांजी सिर्फ उसकी एक बेस्ट फ्रेंड है एंड वो फ्यूचर में कोई भी लांजी से शादी नहीं करने वाला है। लांजी उसे पसंद करती थी, ये सुनकर उसे थोड़ा बुरा लगता है, पर संगजी वो तो ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। आगे इनका रोमांस कॉलेज में भी शुरू हो जाता है। एक रात इंपीरियल कॉलेज के टीचर सॉन्ग से वेन्युआन मिलने के लिए जाता है। वेन्युआन उसे कहता है कि अगर सीसफ ग्रुप के बारे में सोंगलेंग और यूनजी इसी तरह से इन्वेस्टिगेशन करते रहे तो हमारा ग्रुप जल्दी ही सामने आ जाएगा। टीचर सॉन्ग उसे कहते हैं कि तुम इस बात की चिंता मत करो, इस मामले को मैं हैंडल कर लूँगा। फिर वो कहते हैं कि क्या तुम्हें कोर्ट के अंदर हाई ऑफिशियल वाली जॉब चाहिए? तो वेन्युआन मना कर देता है, क्योंकि वेन्युआन की जो आंटी है, आंटी साव, वो इस कंट्री की क्वीन है। तो वेन्युआन का जब मन करेगा तब वो कोर्ट में आ सकता है। ऐसे ही पूरा साल निकल जाता है। अब एग्ज़ाम की बारी आ गई थी। सारे स्टूडेंट मन लगाकर पढ़ाई कर रहे थे। ये एग्ज़ाम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि जितने जिसके मार्क्स आते हैं उसी हिसाब से इन लोगों को सरकारी नौकरी मिलने वाली थी। पढ़ने के टाइम पर कोई हंस रहा था तो कोई रो रहा था। किसी को तो डर लग रहा था कि वो एग्ज़ाम में पास होगा कि नहीं। किसी का तो रोमांस चल रहा था तो कोई उन दोनों को देखकर चल रहा था। आगे एग्ज़ाम का दिन आ जाता है। सभी लोग अपने अपने हिसाब से अच्छी तरीके से एग्ज़ाम दे देते हैं। थोड़े दिनों के बाद एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाता है। वेन्युआन पहले नंबर पर आया था और संगजी वो 18वें नंबर पर आई थी। दूसरी तरफ यूनजी सोंगलेंग से मिलने के लिए गया था। सोंगलेंग उसे नमक की स्मगलिंग के बारे में बताता है, तो वो इस बारे में छानबीन करना शुरू कर देता है। वेन्युआन को जब ये बात पता लगती है तो वो चियान से कहता है कि हमें थोड़ी देर के लिए रुक जाना चाहिए। जब ये मामला शांत हो जाएगा फिर से हम नमक की स्मगलिंग करना शुरू कर देंगे। आजकल वेन्युआन का ध्यान संगजी पर ज्यादा जा रहा था, क्योंकि उसे डर था कि यूनजी कहीं उससे संगजी को चुरा ना ले। जब ये बात उसकी आंटी यानी कि क्वीन को पता लगती है तो वो उसे डांटती है कि तुम संगजी के पीछे पड़ना बंद करो, क्योंकि तुम इसके चक्कर में अपना मेन मकसद भूल रहे हो।
वो जबरदस्ती वेन्युआन की शादी टीचर सोंग की बेटी सोंगजिया इन से करवा देती है। वेन्युआन इससे बिल्कुल भी खुश नहीं था, तो क्वीन उसे कहती है कि देखो तुम्हारी शादी संगजी से तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो वेन्युआन इसका कारण पूछता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर नमक की स्मगलिंग करते हुए वेन्युआन को संगजी के भाई संगयुन ने पकड़ लिया था। संगयू उसे कुछ भी नहीं कहता, तो वेन्युआन डर जाता है एंड क्वीन के पास आता है। वो क्वीन को सारी बातें बता देता है कि सीजव ग्रुप के साथ मैं और आप मिले हुए हैं, ये बात संगयू को पता लग गई है। तो तब क्वीन ने उसे कहा था कि तुम चिंता मत करो, मैं इस मामले को हैंडल कर लूँगी। वेन्युआन तो तब चिंता मुक्त होकर वहाँ से चला गया था, पर क्वीन ने सीजव का जहर देकर संगयुन को मरवा दिया था। क्वीन उसे कहती है कि अब तो तुम्हें पता लग गया ना कि तुम्हारी शादी संगजी से क्यों नहीं हो सकती। वेन्युआन को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। वेन्युआन बचपन से ही संगयू के साथ बड़ा हुआ है, तो इसलिए उसे इस बात का बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि संगयू की मौत का कारण वो है। वैसे तो वो अपने इमोशन कभी नहीं दिखाता, पर इस बार वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। सोंगलेंग को सीजव ग्रुप की कुछ खुफिया जानकारी मिली थी, जिसमें कुछ बिल और लेजर थे। जब ये बात कॉन्क्यूबाइन चियान को पता लगती है, तो वो अपने साथ कुछ लोगों को लेकर उस जानकारी को चुराने के लिए कोर्ट जाती है। सोंगलेंग ने पहले से ही सब बंदोबस्त करके रखा था। जब सीजव ग्रुप वाले वहां पर आते हैं, तो ये लोग उस पर पहले से ही हमला कर देते हैं। इस युद्ध में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। सीजव ग्रुप की जो लीडर थी वो भी मारी जाती है। ये देखकर अब कॉन्क्यूबाइन चियान रुक जाती है, वो अपने आप को सरेंडर कर देती है। थोड़ी देर के बाद यूनजी और संगजी उसे पूछताछ करने के लिए आते हैं। यूनजी ने संगजी को संगयू की मौत के बारे में सब कुछ बता दिया था, तो संगजी चियान से पूछ रही थी कि तुम्हें पता है कि मेरे भाई को किसने मरवाया। चियान कहती है कि तुम्हारे भाई को मैंने जहर देकर मार दिया, क्योंकि उसके हाथ वो लग गया था जो कि उसे नहीं जानना चाहिए था। संगजी को यह सुनकर गुस्सा आता है, तो यूनजी उसे लेकर वहां से चला जाता है। देर रात में चियान से मिलने के लिए वेन्युआन आता है। वेन्युआन के हाथ में खाना था। चियान खाने को देखकर समझ जाती है कि इसका क्या मतलब है। कॉन्क्यूबाइन चियान वेन्युआन से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं अपनी आखिरी सांस तक तुमसे वफादार रहूंगी। वेन्युआन को भी ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, पर वो इसमें कुछ कर भी नहीं सकता था, तो वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन संगजी और यूनजी जब उसे पूछताछ करने के लिए आते हैं, तो वेन्युआन ने जो खाना दिया था चियान उस खाने को खा रही थी। संगजी उसे पूछती है कि जल्दी से बताओ कि इस सब के पीछे कौन है, तो चियान उसे कहती है कि मैं कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि यही एक आखिरी चीज़ है जो कि मैं उनके लिए कर सकती हूँ। इतना कहते ही कॉन्क्यूबाइन चियान की वहीं पर ही मौत हो जाती है। संगजी और यूनजी देखते हैं कि इस खाने के अंदर तो सीजव का जहर है। चियान वेन्युआन की कॉन्क्यूबाइन थी, तो इन लोगों को वेन्युआन पर थोड़ा थोड़ा शक होता है। दूसरी तरफ वेन्युआन क्वीन से मिलने के लिए गया था। वो कहता है कि आंटी अब सीजव ग्रुप नहीं रहा, स्मगलिंग और करप्शन से जो भी हमें प्रॉफिट मिलता है अब सिर्फ वो हमारा होगा। तो क्वीन उसे कहती है कि वेन्युआन तुम्हारे डैड अगर तुमसे आधे भी स्मार्ट होते ना, तो तुम्हें सरहद पर रहने के लिए नहीं जाना पड़ता। क्वीन ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि वेन्युआन के पेरेंट्स को देशद्रोह के जुर्म में मौत की सज़ा हुई थी और वेन्युआन को किंग ने देश निकाला कर दिया था, जिसके कारण वो सरहद पर रहने के लिए चला गया था, जहां पहली बार वो संगजी से मिला था। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूनजी ने अफवाह फैला दी थी कि वेन्युआन के जो छुपे हुए पैसे थे वो उनको मिल गए हैं। तो वेन्युआन अपने पैसों को देखने के लिए चाहता है, पर बीच रास्ते में ही उसे यूनजी मिल जाता है। यूनजी उसे कहता है कि तुम उस पैसों को देखने के लिए मत जाओ, क्योंकि हमने वो सारा माल जब्त कर लिया है। वेन्युआन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर अकेला आया हूँ। वो अपने कुछ गुंडों को बुलाता है, तभी ही वहाँ पर संगजी पूरी पलटन को लेकर आती है। संगजी वेन्युआन से कहती है कि वेन्युआन मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि तुम ऐसे निकलोगे, तुम तो काफ़ी ज़्यादा बदल गए हो। वेन्युआन कहता है कि संगजी जो बदला है वो मैं नहीं पर तुम हो। जब हम लोग सरहद पर रहते थे तब तुम हमेशा ही मेरे साथ खेला करती थी, पर जब से तुम इस बियांजिंग सिटी में आई हो तब से ही तुम यूनजी के पीछे पड़ गई हो। इवन तुम दोनों का तो अब अफेयर भी चलने लगा है। संगजी कहती है कि जल्दी से सरेंडर कर दो, तो वो कहता है कि मैं भी थक गया हूँ ये सारी चीज़ें करते हुए, अपने आंटी के ऑर्डर को फॉलो करते हुए। आज इन सारी चीज़ों का हम यहीं पर ही एंड करते हैं। संगजी कहती है कि हाँ क्यों नहीं। यहाँ पर इन दोनों की फिर फाइट होती है। फाइट के लास्ट में वेन्युआन संगजी की तलवार से खुद का गला काट देता है।
मरते टाइम फेन्युआन ये कहता है कि संगची, बचपन में तुमने मुझे संभाला था ना, तो आज मैं तुम्हारा यह एहसान पूरा कर रहा हूँ। मरने के टाइम पर फेन्युआन को संगची से जुड़ी हुई बहुत सारी यादें आ रही थी। ऐसे ही वो मर जाता है। अगले सीन में यूनजी किंग के पास जाता है एंड उसे कुछ बिल एंड लेजर दिखाकर कहता है कि ये सारे लोग सीजफ ग्रुप के साथ भ्रष्टाचारी में जुड़े हुए थे। किंग एक न्यायप्रिय राजा थे, तो वो सबको अपने हिसाब से सजा देते हैं। वो कहते हैं कि फेन्युआन अब नहीं रहा, टीचर सोंग की पूरी फैमिली को मैं देश निकाला की सजा देता हूँ। और जहाँ तक रानी की बात है तो उसे जिंदगी भर के लिए कोल्ड पैलेस में रहना होगा। आगे हमें इन दोनों की शादी दिखाई जाती है। फिर 1 साल के बाद संगची और यूनजी पूरे इंपीरियल कॉलेज को दूर से देख रहे थे। अब तो इंपीरियल कॉलेज में लड़कियां भी पढ़ाई करने के लिए आती थी। ऐसे ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करो और मेरी चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।